हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे अपने जो इकोनॉमी का जो टर्मिनोमिक्स का जो सीरीज है, उसी में आज हम लोग बचा हुआ एक जो टॉपिक था इंफ्रास्ट्रक्चर का, आधारभूत ढांचे का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोगों ने जो एक टॉपिक बचा हुआ था ढंग से देखेंगे तो ऊर्जा वाला जो टॉपिक है। और ध्यान रखें दोस्तों, ऊर्जा आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरकार ने उसके विकास के लिए काफी सारी योजनाएं, काफी सारी नीतियां बनाई हुई हैं। इसीलिए मैंने जानबूझ करके इस टॉपिक को छोड़ा हुआ था कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सरकार की सभी नीतियां, सारी चीजों को आप लोगों के साथ में डिस्कस कर सकूं। ठीक है ना। तो आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। एवरीबॉडी, मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों को तो पहुंच रही है? ओके, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 17। इसके अंतर्गत ध्यान रखना 16 नहीं है बल्कि 17 है। और इसमें हम लोग बात करेंगे 2024 को लेकर के ऊर्जा वाला टॉपिक है, उस पर विशेष तौर पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज टर्मिनोमिक्स में। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने संचार व्यवस्था को लेकर के चर्चा की थी और ऊर्जा को लेकर के भी मूलभूत चीजों की मैंने चर्चा की थी, बेसिक चीजों के बारे में। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा से संबंधित सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजना है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित भारत की 7 सूत्री ऊर्जा रणनीति के बारे में। और जिसमें मैंने बताया था ये 7 सूत्री रणनीति कभी भी किसी भी रूप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। 2030 तक जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा का उत्पादन हमें लगभग कितना बढ़ाना है? 50 गीगावाट। इनको मैं रिवाइज करा रहा हूं, समझ लीजिएगा। 50 गीगावाट हमें गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, इन सब के अलावा जो बचे हुए ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे हमें कितनी ऊर्जा का उत्पादन करना है? 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है 2030 तक। यानी कि 2030 तक ही इसकी हिस्सेदारी बढ़ा करके 50-50 करनी है, जो कि हमारी अभी कितनी है? 42% के लगभग है, जिसे बढ़ाकर कितना करना है? 50-50। जैव ईंधन को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर निर्भर रहेंगे, यानी कि इसके लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता हम कम करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि हम ऊर्जा स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल कर सकें। ये मैंने आपको बताया भी था कि ऊर्जा स्वतंत्रता क्या होती है। ऊर्जा स्वतंत्रता का दोस्तों मतलब होता है कि हम ऐसे स्रोतों पर निर्भर ना रहें जो हमारे नियंत्रण में ना हो, जिन पर हम डिपेंड रहें, ऐसे स्रोत हमको नहीं चाहिए। अर्थात विदेशी स्रोत या नष्ट होने वाले स्रोतों को हमें नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमें अपने स्रोत विकसित करने हैं और ऐसे स्रोत विकसित करने हैं जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है ना। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना है, यानी कि क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होगा? प्रदूषण काफी नियंत्रित भी रहेगा, कार्बन मुक्त रह सकेगा। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। 2030 तक हमें गैस की हिस्सेदारी जो है ऊर्जा के क्षेत्र में 15% करनी है, गैस की हिस्सेदारी। कोयले और पेट्रोल से चलने वाले इस्तेमाल करना है, उनको ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। और उभरते हुए ईंधन, विशेषकर हाइड्रोजन पर विशेष तौर पर बल देना है। हाइड्रोजन एनर्जी पर हमें क्या करना है? विशेष तौर पर बल देना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस क्लास में बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको 7 पॉइंट को याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से कर लीजिए, कभी भी किसी भी रूप में आपका क्वेश्चन बन सकता है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? अब इसके आगे अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमने पिछले क्लास में देखें तो हमने सामान्य जानकारी बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सरकार के सौर ऊर्जा मिशन, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, पीएम कुसुम योजना, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना।
इन सारी योजनाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार का जो ऊर्जा को लेकर के जो नीति है, भारत सरकार की ऊर्जा नीति जो है उसको आप समझिएगा। भारत सरकार की ऊर्जा नीति विशेष तौर पर ध्यान रखना किस पर है? अक्षय ऊर्जा पर निर्भर है। अक्षय ऊर्जा पर विशेष तौर पर बल दे रही है। अक्षय ऊर्जा यानी कि ऐसी ऊर्जा जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है। ध्यान रखिएगा, कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है, ऐसी ऊर्जा पर उन्होंने विशेष तौर पर बल दे रही है। और इसका जो टारगेट था, ध्यान रखिएगा, अक्षय ऊर्जा में क्या क्या टारगेट था? इसका लक्ष्य था कि 2022 तक इसके माध्यम से हम 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करेंगे। ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य था। यह था आपका 2022 तक का। इसमें क्या क्या चीजों को लक्ष्य रखा गया, किस किस तरीके से रखा गया, ध्यान रखिएगा। अक्षय ऊर्जा में क्या क्या चीजें शामिल हैं उनको ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3, 4, ये 4 चीजें विशेष तौर पर शामिल हैं। इनमें आपकी सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा इसमें लक्ष्य रखा गया है आपका 100 गीगावाट का, ठीक ना। नंबर 2 पर है पवन ऊर्जा। इसका लक्ष्य रखा गया 60 गीगावाट का, ठीक। तीसरा है इसमें आपका बायोमास ऊर्जा का, बायोमास, और इसका लक्ष्य रखा गया 10 गीगावाट का, ध्यान रखना। और एक है लघु पन बिजली परियोजना, लघु पन बिजली। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, इसका लक्ष्य रखा गया है 5 गीगावाट का। ये इसके लक्ष्य रखे गए थे 2022 तक इनको अचीव करना था। सारी चीजें थी, काफी हद तक इसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। हालांकि जितना लक्ष्य रखा गया था उतना तो नहीं हुआ, लेकिन काफी हद तक इसमें सफल रहे। और इसके लिए सरकार ने एक नीति और बनाई थी, ध्यान रखना। इसी को हासिल करने के लिए सरकार ने इसमें लक्ष्य हासिल करने के लिए, लक्ष्य हासिल के लिए सरकार ने इसमें 100% एफडीआई को अनुमति दी थी, की अनुमति। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, खासकर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एफडीआई कितने परसेंट है? 49%, 51%, 74% या 100%? तो ध्यान रखिएगा, 100% आपका एफडीआई का इसमें अनुमति दी गई है, ध्यान रखना। एक तो ये है, और दूसरा इसी के तहत में देखा जाए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन 2 क्षेत्रों के लिए सरकार ने विशेष तौर पर कई सारी योजनाएं चलाई हैं, विशेष तौर पर। अब एक एक करके हम इन्हीं को हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है इसमें। देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा को लेकर के। सौर ऊर्जा को लेकर के सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई, जिनमें अगर आप बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहला है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। दूसरा है अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। तीसरा पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना। यह सौर ऊर्जा को लेकर के सरकार की विशेष तौर पर बनाई गई नीतियां और योजनाएं हैं, जिसका उद्देश्य है कि हम कम से कम
100 गीगावाट ऊर्जा इससे प्राप्त करें, खासकर सौर ऊर्जा के माध्यम से। ध्यान रखिएगा। ओके, एवरीबॉडी क्लियर है? तो ये 3 विशेष तौर पर सौर ऊर्जा की योजना है। इसके अलावा सोलर अलायंस बनाया है, वो तो एक रणनीतिक चर्चा है कि अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस बनाया गया है कि सभी जो भूमध्य रेखा के आसपास में जो देश हैं उन सभी लोगों ने सभी देशों ने मिलकर के एक सोलर अलायंस बनाने की कोशिश की है, जिसमें लीडरशिप जो है एक तरीके से भारत ने निभाई है। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि क्या है इसमें। ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के बारे में चर्चा करें तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा। यह कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? ये लॉन्च किया गया था 2010 में शुरू, और प्रारंभ में इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन नाम था इसका। प्रारंभ में इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ये इसका प्रारंभिक नाम था, जिसे बाद में बदल दिया गया। इसका जो लक्ष्य था वो ध्यान रखिएगा। इसका जो हम लक्ष्य की बात करें तो प्रारंभिक लक्ष्य जो था, प्रारंभिक लक्ष्य ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक लक्ष्य था 2022 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना, सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना। यह प्रारंभिक लक्ष्य था 20,000 मेगावाट। इसमें कंडीशन यह हुई कि इस लक्ष्य को 2018 में प्राप्त कर लिया गया। 2018 तक प्राप्त कर लिया गया। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसमें नया लक्ष्य बनाया गया, नया लक्ष्य, और वो रखा गया 100 गीगावाट। ध्यान रखिएगा, 100 गीगावाट का इसका लक्ष्य निश्चित किया गया। इसमें से 100 गीगावाट में भी ध्यान रखिएगा, इसकी खास बात जो आपको बता रहा हूं, 100 गीगावाट में से आपका 40 गीगावाट और 60 गीगावाट का कंसेप्ट जो है वो अलग अलग तरीके से है। 40 गीगावाट जो आप लक्ष्य हासिल करेंगे उसको ध्यान रखिएगा, उसको आप लक्ष्य हासिल करेंगे किस तरीके से? आप रूफटॉप के माध्यम से, यानी छतों पर लगा करके। ये आपका होगा रूफ टॉप के द्वारा, यानी कि छतों के माध्यम से, यानी छतों पर जो लगाए जाते हैं उसके द्वारा। छतों पर क्या लगाएंगे? प्लांट लगाएंगे, उससे घरों में बिजली पहुंचेगी और उसी से बचेगी तो सरकार उसको ले सकती है। यस दोस्तों, इस तरह कंसेप्ट बन रहा है कि आप अपने छत पर अपना प्लांट लगाइए और पूरी छत पर लगा दीजिए। अगर छत है पूरी छत पर लगा दीजिए, उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, घर की जरूरतें पूरी होंगी, और ज्यादा एनर्जी बनती, ज्यादा बिजली बनती है तो सरकार उसको वापस आपसे खरीद लेगी। समझिएगा, इससे आपको इनकम बढ़ेगी। एक तो ये है, और दूसरा 60 गीगावाट कैसे करेगी? ये बनाएगी ग्रिड कनेक्टिविटी के द्वारा, ग्रिड के द्वारा। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा? इसमें बड़े बड़े प्लांट लगाए जाएंगे, जो आपकी बंजर भूमि पड़ी हुई है, नदी के किनारे है, नहर के किनारे है, जो जगह पड़ी हुई है उन पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सोचिएगा, और वहां से बिजली को कनेक्ट करके बना करके उसको ग्रिड से जोड़ा जाएगा और उसकी सप्लाई की। इस तरीके से इसका कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका कंसेप्ट, इसका ध्यान रखिएगा किस तरीके से 40 और 60 गीगावाट का। और सौर ऊर्जा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा। क्लियर एवरीबॉडी? और ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर कौन है? ध्यान रखना,
सौर ऊर्जा के मामले में उत्पादन में नंबर 1 है आपका राजस्थान, ध्यान रखना, और नंबर 2 है आपका जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, J&K, और नंबर 3 महाराष्ट्र। ये 3 टॉप 3 आपके स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रयास और भी किया गया, ध्यान रखिएगा, जो आपको पता होना चाहिए। एक प्रयास और भी किया गया और वो है आपका अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस। ध्यान रखना, सोलर अलायंस या गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, जो सोचिएगा कर्क और मकर रेखा के बीच के देशों के द्वारा बनाया गया है। ध्यान, कब बनाया गया? 2015 में बनाया गया, जिस साल आपका पेरिस मीटिंग हुई थी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के पेरिस मीटिंग हुई थी। उसी समय भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका प्रस्ताव रखा था और इसको एक्सेप्ट किया गया। इसमें कौन देश शामिल हैं? इसमें देश शामिल हैं, ध्यान रखना, जो आपकी ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है और ये विषुवत रेखा, इनके बीच के जो देश हैं, जो भी देश आते हैं, इनके बीच के देश, ये देश इसमें शामिल हैं। तो देश कौन से हैं? कर्क एवं मकर रेखा के बीच के देश, इन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, सूर्यपुत्र देश भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? सूर्यपुत्र देश भी कहा जाता है। और ये गठबंधन कहां अनाउंस किया गया था? फ्रांस, मैंने कहा था पेरिस मीटिंग में। ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य क्या है? पूरे दुनिया में इन देशों को मिला करके सौर ऊर्जा के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और एक साफ सुथरी स्वच्छ ऊर्जा को विकसित करना। ध्यान रखिएगा। और इसका हेड ऑफिस कहां है? ये हेड ऑफिस है आपका ग्वाल पहाड़ी, आपके हरियाणा में, गुड़गांव में। ध्यान रखिएगा। तो इस अलायंस जो बनाया गया है, इसका हेड ऑफिस ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम, हरियाणा। ये रहा। ओके एवरीबॉडी, तो 2-3 चीजें आपको एक ये याद रखना है, कौन से देश शामिल हैं, कब बना था और हेड ऑफिस कहां है। उसका उद्देश्य आप जानते ही हैं, किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं। एवरीबॉडी, यहां तक किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या? चलिए, अच्छी बात है, समस्या नहीं है तो। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। हम लोगों ने स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए बैच 3 इवनिंग में शाम को 6 बजे वाला बैच लॉन्च किया है। और हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैच लॉन्च किए जा रहे हैं। हिंदी का बैच 10 तारीख को लॉन्च किया जा रहा है शाम को 6 बजे, इंग्लिश का 15 तारीख को और इंग्लिश का 17 को। ठीक है ना? आप लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको 30 महीने का कोर्स है, 30 मंथ्स, यानी कि 2025-26 को टारगेट करते हुए, ध्यान रखिएगा, 2.5 साल का कोर्स आपके लिए, 30 महीने, सोच रहा। और इसके लिए आपकी जो फीस रखी गई है, वो फीस मात्र 24,999 रुपए रखी गई है। और इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK Live। इसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया है, सारी चीजें वही हैं। टारगेट आपका पूरा 2.5 साल का है, 2025 विशेष तौर पर आपका टारगेट किया जा रहा है, ध्यान रखना।
और इसके माध्यम से आपको रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आपको दिल्ली बुलाया जाएगा मेंस के ड्यूरेशन में, 4 महीने यहीं पर रहना, खाना पीना, पढ़ाना लिखाना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराना, सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। इसी में आप लोगों को इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। सोचिएगा, टेस्ट सीरीज, रेगुलर आंसर राइटिंग, रेगुलर टेस्ट, ठीक है ना, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा जिससे आप कभी भी कुछ भी डाउट होता है वो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह की, और रेगुलर क्लास तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज है कि 4 स्टेज में प्रॉपर तरीके से हम इसको कवर करेंगे। पहले आपका फाउंडेशन तैयार कराएंगे, फिर हम प्रीलिम्स पर स्पेशल फोकस करेंगे, फिर मेंस पर अलग से फोकस करेंगे, और फिर इंटरव्यू पर। सोचिएगा, यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा में जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले पूरा फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ पहले हो चुका होगा। प्री और मेंस के टाइम पीरियड में प्रैक्टिस होगी, वो अलग से है। सोचिए, इसके अलावा ज्ञानवाड़ी सत्र है, मटेरियल है, पर्सनल केयर है, पर्सनल आपका जो गाइडेंस है, वो सब कुछ इंक्लूड है। फीस मात्र 24,999 रुपए आपके। इससे बेहतर और आपको क्या चाहिए? हम लोग के साथ जुड़ करके सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने के लिए, बेहतर तरीके से आपको आगे बढ़ना है। साथ में जुड़िए, मिलकर के मेहनत करते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उससे और बेहतर तरीके से हम लोग वहाँ पर कोशिश करते हैं कि जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से सही चीज़ें आप लोगों तक पहुँच जाएँ और आप लोग सफल हों। अंतिम उद्देश्य एक ही है। बेटा देखिए, पैसा कमाना अंतिम उद्देश्य नहीं है हमारा किसी का। हमारा उद्देश्य अंतिम यही है कि आप लोग सफल होंगे, तो सोचिए कि सब कुछ बेहतर होगा। रिजल्ट चाहिए आपका। ओके? और किसी तरह का किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मनोज कुमार, कोड नेम मेरा ये रहा, MK लाइव, इसको जरूर इस्तेमाल करिएगा। और ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये मेल आईडी है जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं मुझसे, कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरह का कोई डाउट होता है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और इस पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ करके जो करंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट मटेरियल, क्लास का जो PDF वगैरह है, वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। ये मेरा टेलीग्राम का बारकोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा और ध्यान रखिए, आपका एक कंसेप्ट और भी है, सरकार ने लॉन्च किया है, ध्यान रखना, और वो है आपका अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक तो मेगा है, बड़े, अल्ट्रा मेगा यानी बड़े से भी बड़े, यानी बड़े बड़े सोलर पार्क और सोलर प्रोजेक्ट बनाने हैं, बहुत बड़े स्तर के। यानी कि हम कह सकते हैं बहुत बड़े सोलर पार्क बनाना, सोलर पार्क का निर्माण करना, ध्यान रखिएगा। और यह परियोजना क्यों शुरू की गई, कब शुरू की गई, तो ध्यान रखिएगा, यह परियोजना शुरू की गई आपकी 2014 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें एक प्रोजेक्ट जो होगा वो कम से कम कितना होगा, 500 मेगावाट का होगा। यानी कि एक प्रोजेक्ट जहां लगाया जाएगा, कम से कम 500 मेगावाट की बिजली पैदा की जाएगी, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक। इसके माध्यम से स्टार्टिंग में 25 पार्क की योजना थी बनाने की, जो वर्तमान में कितनी हो गई है, वर्तमान में हो गई है 34 पार्क। ये निर्माणाधीन है, इस समय काम चल रहा है, ये वर्तमान में चल रहे हैं, ध्यान रखना। ओके, इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इसके जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट सबसे बड़े कौन कौन से चल रहे हैं, प्रोजेक्ट देख लीजिए कहां कहां पर है। नंबर 1 प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था जो बड़ा है, वो है आपका चारण का। ये कहां पर है, चारण का है पाटन गुजरात में, पाटन गुजरात।
और ये कितने मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था? ये था आपका 1100 मेगावाट का। ये आपका गुजरात में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, और खास बात क्या है, ये आपका हाइब्रिड है, यानी कि ये सोलर भी है यहां पर और विंड पावर भी है, दोनों है, सोलर भी और विंड पावर भी, ठीक है ना। और जो दूसरा बनाया जा रहा है जो कि सबसे बड़ा बन जाएगा, ध्यान रखना, वो है आपका पावागढ़, पावागढ़ कर्नाटक, और ये 2000 मेगावाट का है। ये सोचिए एशिया का क्या, एशिया का सबसे बड़ा बन जाएगा, और इसका नाम दिया गया है शक्ति स्थल। इसका नाम दिया गया है शक्ति स्थल, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति यहां पैदा हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा। शक्ति स्थल इसका नाम दिया गया है। क्लियर हो गया? तो ये इसकी कंसेप्ट है, इसके माध्यम से ध्यान रखिएगा। तो 4-5 चीजें मैंने आपको बता दी कि कब तो लॉन्च किया गया, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट कम से कम 500 मेगावाट का होगा, 25 पार्क की योजना थी जो बढ़ा करके 34 पार्क की हो गई, ये निर्माणाधीन है। ये इस समय 2 प्रोजेक्ट पे प्रॉपर तरीके से काम कर चल रहा है जो सबसे बड़े हैं, बाकी और भी चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं, 34 पर काम चल रहा है। इसलिए सौर ऊर्जा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ओके, क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक तीसरा प्रोजेक्ट और है जो इसके लिए सरकार ने लॉन्च किया, और वो है आपका पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना, ध्यान रखिएगा। पीएम कुसुम योजना की पीएम का मतलब तो जानते ही हैं, प्रधानमंत्री। कुसुम का मतलब होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ध्यान रखिएगा। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका पूरा नाम है। और इस मामले में बड़े नाम को छोटा रखने में, बड़ा नाम रखने में हमारे प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं है। इतने सारे नाम बना रखे हैं कि बस पूछिए मत, सबकी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, उनका पूरा इतना बड़ा नाम बनाते हैं, फिर उसमें शॉर्ट कर देते हैं, और उसके बाद आप याद करिए। इतनी योजनाएं, इतने नाम बना रखे हैं कि उनको अगर हम याद करने बैठे तो हमें कम से कम 4 से 8-10 दिन लग जाएंगे सभी नामों को याद करने में। बहुत सारे कर रखे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बात आती है कि यह योजना किस चीज की है, कब शुरू की गई, तो नेचुरल सी बात है, सौर ऊर्जा में पढ़ा रहा हूं तो सौर ऊर्जा से संबंधित होगी। यह योजना शुरू की गई आपकी 2019, पहली बात, ठीक। यह कब तक चलेगी? 2019 से लेकर के चलेगी 2026 तक चलेगी। शुरू की गई और यह 26 तक का लक्ष्य है विशेष तौर पर कि 2026 तक इसे हम लॉन्च करें, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया, ठीक है ना। खास बात क्या है इसकी? इसके जो लक्ष्य हैं विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो रखे गए हैं, इसका उद्देश्य है दोस्तों इसके 3 विशेष तौर पर। एक तो उद्देश्य यह है कि किसानों के पास जो शुष्क भूमि पड़ी है उस पर सोलर प्लांट लगाना है। दूसरा उद्देश्य यह है कि किसानों की सिंचाई के लिए जो डीजल इंजन का उपयोग करते हैं, डीजल पंप सेट का उपयोग करते हैं, जिसे हम इंजन कहते हैं, पंपिंग सेट कहते हैं, उसको बंद करना है और सौर ऊर्जा से उनको चलाना है। और तीसरा है कि इसके माध्यम से किसान सौर ऊर्जा का उत्पादन करें और सरकार को बेचें भी, इससे उनको अतिरिक्त आमदनी भी मिले। तो 3 चीजें इसमें शामिल है, यानी कि शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाना, एक तो यह हो गया। दूसरा है डीजलीकरण,
यानी कि डीजल के उपयोग को रोकना, यानी कि उसको कम करना। और तीसरा है किसान को अतिरिक्त आय प्रदान करना। प्रदान करना भाई, जब बिजली बनाएगा बेचेगा तो अतिरिक्त आय मिलेगी। दूसरा, डीजल को रोकेगा, सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा तो सोचिए उसका खर्च कम बढ़ेगा, उसकी आय बढ़ेगी। और शुष्क भूमि, बेकार पड़ी हुई भूमि थी, उसका उपयोग हो जाएगा उसका। ये इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से कंडीशन यह है कि सरकार ये चाहती है कि इसके द्वारा सरकार सौर ऊर्जा का उत्पादन करे, किसानों को लाभ दे और साथ के साथ बिजली बना करके अपनी जरूरतों को भी पूरा करे, ठीक है ना। एक हो गया। इसके साथ साथ में इसका लक्ष्य और ध्यान रखिएगा, इसका लक्ष्य कितना है कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। इसका लक्ष्य है कम से कम 30,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त करना, उत्पादन 30,000 कम से कम मेगावाट का इसके माध्यम से। और सरकार इसके लिए क्या क्या काम करेगी? सरकार इसके तहत जो काम करेगी वो ध्यान रखिएगा, सरकार इसमें काम करेगी आपके लगभग 20 लाख सोलर पंप सेट लगाएगी, सोलर पंप सेट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, पंप सेट का वितरण करेगी, जिससे कि किसान इसका उपयोग कर सकें और इसका लाभ ले सकें अपने लिए भी और सरकार के लिए। समझिएगा, लगभग इतने 20 लाख सोलर पंप सेट का वितरण किया जाएगा, ये इसका कंसेप्ट है। तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको याद कर लीजिए। 2019 से शुरू हुई, 2026 तक इसका लक्ष्य है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य है शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाना, डीजलीकरण रोकना, यानी कि डीजल के उपयोग को रोकना और किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करना। लक्ष्य 30,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है, वो भी सौर ऊर्जा का सरकार अतिरिक्त लेना चाहती है। और 20 लाख सोलर पंप सेट किसानों को बांटे जाएंगे, लगाए जाएंगे, जिससे कि वो उसका उपयोग करके अपना पानी की सिंचाई की व्यवस्था का उपयोग कर सके। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? तो ये आपके कुछ कंसेप्ट हैं, इसमें आप समझ लीजिए। ठीक, समझ में आ गया सौर ऊर्जा को लेकर के। अब आ जाइए, इसके बाद में हम बात करें तो पवन ऊर्जा को लेकर के। दूसरा टॉपिक क्या है? पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा भारत में काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे ध्यान रखना। और पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत चौथा, विश्व में चौथा देश है। पवन ऊर्जा के ध्यान रखना उत्पादन में भारत विश्व में चौथा देश है, ध्यान रखिएगा। सबसे नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 यूएस, नंबर 3 जर्मनी और चौथा इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 चीन, नंबर 2 यूएस, नंबर 3 जर्मनी और नंबर 4 इंडिया। अब इंडिया के नाम पर मुझे मत कहना कि सर आप तो कांग्रेस के पक्षधर हो गए, ठीक है ना। इंडिया जनरली बोला जाता है तो इंडिया ही बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलिए। और आप राजनेताओं के चक्कर में अपने लेवल पर कोई भी दिमाग में कोई भी खिचड़ी मत पालिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना। आप अपना काम करिए। पवन ऊर्जा, अब बात आती है कि पवन ऊर्जा के मामले में भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में ऊर्जा पैदा होती है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में कहां पर है, भारत में किस राज्य की स्थिति सबसे बेहतर है? तो नंबर 1 पर पवन ऊर्जा के मामले में है सबसे पहले आपका गुजरात, नंबर 2 पर है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पर है आपका तमिलनाडु। एक चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज अब यहां पर ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा का उत्पादन कहां पर होता है? ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा का दोस्तों 2 तरीके से उत्पादन होता है जो आपको पता होना चाहिए।
बता देते हैं। ध्यान रखिए, ये इंडिया का मैप है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा आपके दो जगह पर होती है, एक अपतट और एक उपतट होता है। ध्यान रखिए, यहां पर मैं समझा दे रहा हूं। यह है आपका अंदर का हिस्सा, जिसे हम क्या कहते हैं, अपतट कहते हैं, यानी कि जमीन पर, भूमि पर। और एक होता है आपका समुद्र तट का किनारा, यहां पर, जो आपकी समुद्री सीमा है। ध्यान रखिएगा, समुद्री सीमा, ये रहे समुद्री सीमा, यानी कि समुद्र के अंदर, अंदर। और इसे हम कहते हैं अपतट। क्या कहते हैं, अपतट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक होता है उपतट, यानी कि ये अंदर वाला हिस्सा पूरा का पूरा, या भूमि पर जो होता है। और एक होता है अपतट, जो आपके समुद्र के अंदर होता है, यानी कि जहां पर समुद्र किनारे कभी जाते हैं ना, गोवा वोगा बीच वगैरह में, तो आप जमीन पर जब रहते हैं ऊपर के हिस्से में, तो कहलाता है उपतट। और जब समुद्र के अंदर तैरते हैं, जिस पानी में आप तैरते हैं, वो कहलाता है अपतट। ध्यान रखिएगा। अब कंडीशन यह है कि पवन ऊर्जा का उत्पादन दोनों जगह पर होता है। सबसे ज्यादा होता है समुद्र तट के किनारे पर ही। क्यों? क्योंकि उनके उसकी हवा को रोकने वाला कोई पेड़ पौधा, भूमि, जमीन कुछ भी ऐसी नहीं होती, मकान, बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह नहीं होती हैं, जो पेड़ पौधे भी नहीं होते जो उसकी हवा को रोक सके। और पवन ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन हवा चाहिए उसके लिए। ठीक है ना? तो ये एक कंसेप्ट है। तो अभी भारत में ध्यान रखिएगा, एक नई योजना चलाई गई है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति बनाई गई है, जिसका उद्देश्य है कि हम समुद्र तट के अंदर जाकर के सारा का सारा बनाएंगे। तो इसको लेकर के अब जो कोशिश की जा रही है, वो यही की जा रही है कि राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति ये बनाई। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जो आपका समुद्र तट का जो किनारा है, ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से, ये समुद्र तट का जो किनारा है आपका, यहां पर आपके पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसमें, और इसको हम कहते हैं EEZ। क्या कहते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र EEZ कहते हैं। और ये समुद्री सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारे किसी भी देश की समुद्री सीमा होती है। और इसका साइज कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल होता है। नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर अंदर, ध्यान रखिएगा, लंबाई को नापने का एक मात्रक है ये, नॉटिकल माइल। ध्यान रखिएगा। अब हमारे यहां पर जो प्लांट लगेंगे, ध्यान रखना, वो प्लांट यहीं पर लगाए जाएंगे। आपके पवन ऊर्जा के जो प्लांट लगाए जाएंगे, वो यहीं पर आपकी चक्कियां लगाई जाएंगी, इस तरीके समुद्र के अंदर। ध्यान रखिए, समुद्र के
अंदर लगाए जाएंगे आपके पवन चक्की। ध्यान रखिए, ये समुद्र के अंदर आपके लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारी जमीन बचेगी, दूसरा हमारा सबसे बड़ा फायदा होगा, पूरी की पूरी हवा लगेगी तो बिजली का उत्पादन ज्यादा होगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि यहीं पर जब आपकी सारी की सारी पवन ऊर्जा बनेगी तो इसका उपयोग समुद्र तट के किनारे पर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो समुद्र तट के किनारे पर रहने वाले मछुआरों की बस्तियां हैं, या यहां पर जो बंदरगाह हैं, उनकी ऊर्जा की पूर्ति आराम से की जा सकती है। यह इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत अब ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या होगा, वो आप देख लीजिए इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है। तो पहली बात तो यह है कि यह योजना शुरू की गई है 2015 से, सितंबर 2015। कहां पर लागू की जाएगी, यह की जाएगी आपके EEZ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बनाई जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है आपका 2025 तक कम से कम आपका, ध्यान रखिएगा, 5 गीगावाट पवन ऊर्जा का, 5 गीगावाट का, और 2030 तक इसके माध्यम से हम कितना करेंगे, लगभग 2030 तक करेंगे 37 गीगावाट। इतना हमारा इसका लक्ष्य है। और इसके अन्य लक्ष्य क्या क्या है, अन्य उद्देश्य, ध्यान रखिएगा अन्य उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों। इसके अन्य जो उद्देश्य हैं वो है आपके, ध्यान रखना, कि तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना, बुनियादी ढांचा का विकास। दूसरा, R&D को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये इसके लक्ष्य, ध्यान रखिए इसके तहत। ओके एवरीबॉडी, तो राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति का कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या क्या है, कैसे कैसे है, किस तरीके से है, कहां पर बनाए जाएंगे, किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये आपका कंसेप्ट है, ठीक। अब इसके अलावा दो छोटी छोटी योजनाएं और हैं, उनको आप देख लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, एक है आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ध्यान रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, डीडीयू। ध्यान रखिएगा 2014 में लॉन्च की गई थी, इस नाम से, लेकिन हकीकत में इसका जो पूर्व नाम है, पूर्व नाम यानी कि योजना तो पहले से चली आ रही थी, पहला नाम था इसका राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना। ध्यान रखिएगा क्या नाम था, इसका नाम था पहले का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसका पहला नाम था। ध्यान रखिएगा उसी को 2014 में नाम बदल दिया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रत्येक ग्राम तक बिजली पहुंचाना, यह इसका उद्देश्य था, जिसको लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है सरकार के माध्यम से पहुंचाना। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटर लगाने के लिए प्रेरित करना, जिससे कि बिजली का घाटा कम हो। ध्यान रखिए यह इसका कंसेप्ट है, ओके। एक योजना है सौभाग्य योजना, ध्यान रखिए कौन सी है, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना ये कब लॉन्च की गई,
ये आपकी लॉन्च की गई थी 2017 में और 2019 तक लक्ष्य था। और लक्ष्य क्या है? सभी घरों तक बिजली पहुंचाना। बिजली पहुंच, ये इसका कंसेप्ट था 2019 तक। सभी घरों तक, जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची है उन तक बिजली पहुंचाना। ठीक है ना? चाहे वो किसी भी तरीके से हो, सौर ऊर्जा के माध्यम से हो या आपकी ग्रिड के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से। ये इसका कंसेप्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, सभी जगह पर ये इसका कंसेप्ट। ओके, क्लियर हो गया? तो ये सभी योजना मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, उनको आप एक एक करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, पीएम द्वारा उल्लिखित भारत की 7 सूत्री ऊर्जा रणनीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का लक्ष्य 300 गीगावाट हासिल करना है, नंबर 1। नंबर 2, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करना है। तीसरा, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ा करके 10% करना है। इनमें से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कितने कथन गलत हैं? और दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं अपनी जो क्लास है टर्मिनोमिक्स की, इस क्लास में एक काम कर रहा हूं, वो ये है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर कर रहा हूं। अगर नहीं आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड जो बन सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? सभी 3 गलत हैं, तीनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्य जो है आपका 500 गीगावाट का है, इसका कितना है? 50% का है, और ये कितना है? 15%, जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को मिस्टेक किया जा सकता है। ओके, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में निम्न में से कौन प्रथम है? राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। आंसर है अक्षय ऊर्जा हो या सौर ऊर्जा, नंबर 1 पर राजस्थान। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रोजेक्ट नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू किया गया है। इसके तहत 25 सोलर पार्क निर्माणाधीन है। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आंसर है दोनों में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 2016 में नहीं बल्कि 2014 में शुरू किया गया है, और 25 सोलर पार्क नहीं है बल्कि 34 है जो निर्माणाधीन है। सब याद कर लीजिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएंगे। ओके, क्लियर है? पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाना, डीजलीकरण करना, किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करना, फूलों की कृषि को बढ़ावा देना। बताइए, अब तो बता ही सकते हैं ना? आंसर डी, फूलों की कृषि को बढ़ावा देना, यह गलत है। और लास्ट है आपका, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। इसका लक्ष्य 2025 तक 37 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का है। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बता सकते हैं? आंसर केवल 1, यह सही है। और 2025 तक 37 गीगावाट नहीं बल्कि 2030 तक है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, इंडस्ट्री वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, और सभी लोग तैयार रहिएगा इंडस्ट्री को डिस्कस करने के लिए। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, सारी चीजें हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे यहां डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।